आज पहला नेशनल स्पेस डे है। पूरा देश आज 23 अगस्त को अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में खास आयोजन किए गए। इस बार अलग अलग राज्यों की खास विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त को 2023 को भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इस मौके पर इसरो चेयरमैन ने बताया कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन पूरे हो गए हैं। स्पेस एजेंसी को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ये मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा। हमें इसे चांद की मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी देखी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। भारत आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है और इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं। सबसे पहले हम जितेंद्र सिंह से बात करते हैं। सर, आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है स्पेस को और ग्रोथ करने के लिए? नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी और एक इतिहास रचा गया था। और उससे ये भी प्रमाणित होगा कि भले ही भारत की स्पेस जर्नी थोड़ी विलंब के साथ प्रारंभ हुई थी। 1969 में हमारा इसरो स्थापित हुआ था, जबकि उसी साल अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था। लेकिन हम में इतनी क्षमता भी थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में, कि हम आज साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने वाले देश बन गए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से स्पेस सेक्टर में प्रगति भी हो रही है, स्पेस की अर्थव्यवस्था में भी हो रही है। उसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए उन्होंने 70 वर्ष से जो बाधाएं चल रही थी, बंदिशें चल रही थी, जो कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज था, जिसके साए के तले अंतरिक्ष का क्षेत्र काम कर रहा था, उससे उसको मुक्ति दिला करके उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति दी। और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते बड़ी भारी मात्रा में वहां पर प्राइवेट सेक्टर का निवेश होने लगा। मात्र 8 महीने के भीतर 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक 1000 करोड़ से अधिक प्राइवेट निवेश हुआ। एक के बाद एक अद्भुत स्टार्टअप सामने आए, उनमें से कुछ एक तो विश्व स्तर के हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे वित्त मंत्री को अपनी बजट के भाषण में ये कहने का उनको कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया कि हमारी स्पेस इकोनॉमी आने वाले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ जाएगी। अर्थात यदि आज वो $8 बिलियन है तो वो अगले 10 वर्षों के भीतर $44 बिलियन तक और सन 2047 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सन 2047 में विकसित भारत होगा, उस शिखर पटल पर पहुंचा होगा, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी इकोनॉमी में, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं आज हम चौथे दर्जे पर है, बहुत जल्दी हम आज 5वें पर हैं, फिर बहुत जल्दी चौथे पर, बहुत जल्दी तीसरे तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो वैल्यू एडिशन होगा ये उन्हीं सेक्टर से होगा जो पूरी तरह से पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए, न तराशे गए, न तलाशे गए। और उसके लिए जो अनुकूलता थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रदान की तो तीव्र गति से इन सेक्टर्स का योगदान भी हमें देखने को मिला। और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष
के सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि पीएम ने कहा है चंदा मामा पास के नहीं दूर के नहीं, अब पास के होंगे और हम जो है स्पेस सेंटर पे टूर के लिए पहुंच सकेंगे। तो कब तक की डेडलाइन है स्पेस सेंटर को? जो अभी तक हमने सीमा रेखाएं अपने लिए बनाई हैं, यदि उसी प्रकार उसी योजना के अनुसार चलता रहा तो लगभग 2035 तक भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम शायद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेकर तैयारी कर रहा है। पहले स्पेस डे के मौके पर दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बाकायदा इसको दिखाया गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 के बाद भारत चंद्रयान 4 के सपने देख रहा है और इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक मॉड्यूल रखा हुआ है जिसमें बताया गया है किस तरह से ये चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग है और इसमें असेंडर और डिसेंडर दोनों है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्ट्रैक्ट के डायरेक्टर रामकृष्णा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका ITV नेटवर्क में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कैसे अलग है? चंद्रयान 3 में हम यहाँ से उड़ा के चंद्रमा पर जाके उधर लैंडिंग किया। उधर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो उधर हमारा रोवर में जो इंस्ट्रूमेंट्स था वो सब सैंपल का एनालिसिस किया है। लेकिन सैंपल में जो हम लोग एनालिसिस किया है ये सब वहाँ इंस्ट्रूमेंट से किया है, लेकिन वो सैंपल्स हम वापस ये अर्थ के लिए वापस लेके आ सकता है बोल के हमारा नेक्स्ट मिशन है। ये चंद्रयान 4 है। चंद्रयान 4 में क्या है, ये बहुत बड़ा मिशन है। हम यहाँ से चंद्रमा तक जाके वहाँ लैंडिंग होके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस ये और एक मॉड्यूल में असेंट मॉड्यूल में लेके वापस भूमि पर आना है और यहाँ पर लैंड होके वो सैंपल हम रिट्राइव करके उसको एनालिसिस करना है। क्योंकि हमने देखा चंद्रयान 2 को भी देखा, चंद्रयान 3 को भी देखा, लेकिन चंद्रयान 3 में वहीं पर रोवर रह गया और इसमें वापस आ जाएगा। वापस आना है। और इसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि आज का जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उससे ज्यादा हम लोग करना पड़ेगा। बात पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती देखने को मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर गुरुवार को अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एक राजनयिक तनाव पैदा होने से बच गया। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आधिकारिक आवास पर जर्मनी की विकास मंत्री स्वनेजा शुल्जे से मिलने वाले थे। हालांकि जब मंत्री पाकिस्तानी पीएम के आवास में जाने वाली थी तभी उन्हें सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने रोक लिया और उनसे उनका बैग वहीं छोड़ने के लिए कहा ताकि उसे चेक किया जा सके। इस घटना से उनके साथ चल रहे एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया। जर्मनी की मंत्री ने विरोध किया और किसी भी तरह की जांच कराने से इनकार कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी अधिकारी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल है। जर्मनी की मंत्री इसे लेकर नाराज हो गई और उन्होंने पाकिस्तान में जर्मन राजदूत अल्फ्रेड ब्रेनेस के साथ इस मामले पर थोड़ी देर चर्चा की। फिर दोनों वहां से वापस लौटने लगे, जो दिखाता है कि शुल्जे को शहबाज से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जर्मनी के राजदूत वहां से थैंक यू वेरी मच बाय बाय कहकर जाने लगे। जर्मनी की मंत्री के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इसे देख पाकिस्तानी अधिकारी भी परेशान हो गए। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने नरम रुख अपनाया और मंत्री को उनके बैग के साथ आवास के अंदर जाने दिया। जर्मन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई थी। सुल्ज बैठक में अपने साथ एक फोटोग्राफर ले जाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने इससे भी इनकार कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने मंत्री को अपना बैग रखने को कहा तो उन्होंने सभी रेड लाइन पार कर दी।
पाकिस्तान की ओर से हुई इस हरकत के कारण एक राजनयिक संकट पैदा हो गया, लेकिन बाद में सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। पीएम शरीफ ने लगभग पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में सुलझे का डिनर पर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उनका बैग देखा गया। ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। उनका पीएफ क्लेम सेटलमेंट अब आसान होने जा रहा है। ईपीएफओ अपना अपग्रेड किया गया सिस्टम ईपीएफओ आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च करने जा रहा है। नया सिस्टम 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। नए सिस्टम आने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले क्लेम करने और सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी। नया सिस्टम आने पर नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी यानी एमआईडी के ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले दिनों आईटी सिस्टम के मॉडर्न इनिशिएटिव की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि नया सिस्टम 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। नए सिस्टम से ईपीएफओ ग्राहकों के लिए यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने की उम्मीद है। इस बदलाव में पेमेंट और क्लेम निपटान के लिए एक वेल प्लान्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शामिल होगा। अब आपको बताते हैं कि नए सिस्टम में क्या बदलाव होंगे। इस सिस्टम में पेंशन का वितरण जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा और मंथली आधार पर किया जाएगा। इस नए सिस्टम से सेंट्रलाइज्ड क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा, साथ ही जिसमें क्लेम्स की पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज्ड मंथली पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आधारित ईपीएफ अकाउंटिंग शामिल है। अब आपको बताते हैं नए सिस्टम में क्या फायदा होगा। ईपीएफओ अकाउंटिंग सिस्टम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन पर आधारित होगा। इससे सदस्यों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसिप्ट का फिर से गठन किया जाएगा। इसके अलावा जॉब बदलने पर मेंबर आईडी यानी एमआईडी के ट्रांसफर की जरूरत को भी खत्म कर दिया जाएगा। वित्तीय साल 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने पहले ही सरल आईटी प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें 1 लाख रुपए तक के सभी प्रकार के ईपीएफ एडवांस क्लेम की ऑटो मोड प्रक्रिया शामिल है। पीएफ क्लेम सेटलमेंट तो आसानी से होने जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की क्या थी शिकायत। दरअसल ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की शिकायत रही कि पोर्टल पर एक बार लॉगिन नहीं होता है। अगर लॉगिन हो भी जाता है तो फिर केवाईसी अपडेट मांगता है, जबकि पहले भी कई बार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा शिकायतें सर्वर के धीमा काम करने को लेकर है, जिसके चलते ईपीएफओ के सदस्य धनराशि निकालने के लिए क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। पिछले साल जुलाई में ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर पुराने और कमजोर सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में शिकायत की थी, जिसमें कस्टमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसे देखते हुए ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को सुधारने और नया प्लेटफॉर्म पर स्मूथ शिफ्टिंग के लिए ये कदम उठाया गया है। आज से 1 हफ्ते बाद यानी सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र में तीसरी बार आई नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से उम्मीद है कि वो अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए डीए एरियर को जारी करने पर सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर साल 2 बार बढ़ोतरी करती है। इसमें एक बार जनवरी और दूसरा जुलाई महीने में किया जाता है। ऐसे में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
जिसका कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सितंबर महीने में महंगाई भत्ते का ऐलान किया जा सकता है। ये बढ़ोतरी जो है वो 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। इससे पहले जनवरी 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है। ऐसे में जुलाई महीने के लिए भी 3 या 4% की बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50,000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता 2,000 रुपए होगा। जुलाई डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के कई और अलाउंस में इजाफा होगा, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बात सूरज पर दिखे रिकॉर्ड नंबर में काले धब्बे की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने 8 अगस्त 2024 को सूरज पर 24 घंटे के अंदर सैकड़ों धब्बे यानी सन स्पॉट्स बनते देखे। सूरज पर दिखे कुछ धब्बे तो आकार में छोटे थे, लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि उनमें पूरी धरती समा जाए। सूरज की सतह पर इतने धब्बे कभी हाल फिलहाल में नहीं देखे गए हैं, वो भी 24 घंटे में। वैज्ञानिकों ने इन धब्बों के आसपास काफी ज्यादा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र डेवलपर होते देखे हैं, यानी ये किसी भी समय धरती की ओर तेजी से सौर तूफान भेज सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से धरती की ओजोन लेयर, सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और बिजली के ग्रिड्स को खतरा रहता है। अगर बड़े पैमाने का सौर तूफान आता है तो इसमें अंतरिक्ष में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नई लहरें भेज सकता है। ये कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME की वजह से निकलने वाले सौर तूफान होंगे। क्या होते हैं सूरज के धब्बे और कैसे ये बनते हैं? जब सूरज के किसी हिस्से में दूसरे हिस्से की तुलना में गर्मी कम होती है, तब वहां पर धब्बे बन जाते हैं। ये दूर से छोटे, बड़े, काले और भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। एक धब्बा कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। धब्बों के ज्यादा काले वाले अंदर वाले हिस्सों को अम्ब्रा और कम काले वाले बाहरी हिस्सों को पैन अम्ब्रा कहा जाता है। इन दिनों सूरज काफी सक्रिय है। इसमें जियोमैग्नेटिक तूफान आ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में M क्लास और X क्लास के फ्लेयर्स यानी और लहर बोलते हैं। सूरज अगले 8 सालों तक इतना ही सक्रिय रहेगा। इस वजह से सौर तूफानों के आने की आशंका बनी रहेगी। सूरज पर बने धब्बे से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, यानी सूर्य की सतह पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि सूर्य की सतह पर एक तरह का विस्फोट। इससे अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 अरब टन चार्ज पार्टिकल्स फैलते हैं। ये कण जब धरती से टकराते हैं तब कई सैटेलाइट नेटवर्क, GPS सिस्टम, सैटेलाइट टीवी और रेडियो संचार को बाधित करते हैं। एलियन को लेकर पूरी दुनिया में लोगों के बीच कौतूहल रहा है कि क्या एलियन दूसरी दुनिया के जीव हैं? क्या एलियन धरती पर आते हैं जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कि एलियन UFO के जरिए जमीन पर उतरते हैं? एलियन को लेकर इसके अलावा भी तरह तरह के दावे किए जाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन की वास्तविकता को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। कई बार तो उनके दावों पर यकीन भी नहीं होता। इस बीच इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने एलियन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एलियन हमारे आसपास है, वो हमसे ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि ब्रह्मांड में हर जगह ज़्यादा विकसित जीवन है। इससे पहले
हार्वर्ड के 2 वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि एलियन हमेशा से पृथ्वी पर रहे होंगे और हमसे छिपकर विकास कर रहे हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह दावा किया है। टीम ने शोध में लिखा है कि हमारे 80% महासागरों के नक्शे नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि धरती पर इन कथित एलियन के लिए रहने की बहुत जगह है। ये जरूरी नहीं है कि ये दूसरी दुनिया से आए हों। हो सकता है कि एलियन हमारे बीच शुरू से ही हो रहे हों। शोधकर्ताओं ने प्राचीन सभ्यताओं का भी हवाला दिया और कहा कि ये किसी भी अज्ञात सभ्यता के हो सकते हैं जो अभी भी छिपी हुई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती के नीचे बहुत कुछ रहस्यमय चीजें हैं। हो सकता है कि सैकड़ों मील नीचे एक और प्रजाति रह रही हो जो हमसे मिलती जुलती हो सकती हो। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में कहा है कि अत्याधुनिक तकनीकी से लैस ये सभ्यताएं ऐसी जगह अपना बेस बनाए हुए हो सकती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ज्वालामुखी के नीचे, गहरे पानी के नीचे या फिर चंद्रमा के अंधेरे इलाके में लंबे समय से रह रही हो सकती है। चंद्रमा के अंधेरे वाले एरिया का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है और वहां खोज हो सकती है। इससे पहले रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मासिक पत्रिका में शोधकर्ताओं ने बताया कि खगोलविदों ने इसे 7 तारों को पहचान की है जिनमें रहस्यमयी ऊर्जा की जानकारी मिली है। ये तारे जो हैं वो साइज में हमारे सूर्य के 60% से 8% के बीच है। इनमें ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकाशगंगा से ऊर्जा खींचकर ले जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 60 तारे ऐसे मिले हैं जो किसी बड़े एलियन पावर प्लांट से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। खगोलविदों का कहना है कि ये इस बात का सबूत हो सकता है कि एलियन पावर प्लांट का इस्तेमाल कर तारों से ऊर्जा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के पूर्व सीएम शरद पवार को केंद्र सरकार की ओर से जेड+ सुरक्षा दी गई है। शरद पवार को आखिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेड+ सुरक्षा क्यों दी गई है, इसको लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब आपको उन सियासी मायनों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसकी वजह से शरद पवार को जेड+ सुरक्षा दी गई होगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा और ओबीसी समाज आमने सामने है। इन समाजों के बीच उभरा तनाव भी शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खास वजह हो सकती है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है और उससे ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक स्वार्थ की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी अजित पवार वाले एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि अजित के चाचा शरद पवार वाली एनसीपी को 7 सीटें मिली थी। ऐसे में ये एक फैक्टर हो सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी शरद पवार को अपने पाले में मिलाना चाहती हो। तीसरे मायने की बात करें तो करीब 5 साल पहले 2019 में बीजेपी से अलग महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सरकार बनवाकर शरद पवार ने यह साबित कर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ शरद पवार की चलती है। सरकार अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं बेचेगी क्योंकि ये महंगा और जटिल उत्पाद है। सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कागजों पर गोल्ड में निवेश की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी। उस वक्त इसका मकसद सोने के इंपोर्ट में बढ़ोतरी को रोकना था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाली स्कीम है जो बाजार में कम मूल्य पर सोना खरीदने का विकल्प देती है और 8 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद गोल्ड मार्केट के आधार पर रिटर्न देती है।
साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है। इसके अलावा लगभग 2.5% का निश्चित ब्याज भी दिया जाता है। इस योजना के तहत परिवार का हर सदस्य मैक्सिमम 4 किलो सोना खरीद सकता है।